नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे गुजरात एटीएस के उस खुलासे की जो उन्होंने किशन धंधुका मामले में किया है। और गुजरात एटीएस ने के आरोपी ये जो मर्डर केस है, इस मर्डर केस के जो आरोपी है मौलाना सबीर चोपड़ा, मौलाना कमर गनी उस्मानी और इम्तियाज पठान के अलावा अयूब जवारावाला से जो पूछताछ एटीएस ने की है वो बड़ा ही गंभीर पूछताछ है। जो खुलासे किए गए हैं उस खुलासे के आधार पे जो चीजें निकल के आ रही है वो काफी आपत्तिजनक, काफी गंभीर मसला है। एक हिट लिस्ट की बात आ रही है। एटीएस ने पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई है उसमें एटीएस ने कहा है कि जो मौलाना सब्बीर था, मौलाना गनी उस्मानी था, उसने एक हिट लिस्ट के बारे में बताई है जिसमें सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के और इसके अलावा यति नरसिम्हानंद और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के अलावा करीब 11 लोगों के नाम हैं जिनके खिलाफ सुपारी निकालने की बात की जा रही है। किशन मर्डर केस के मामले में जो 11 जो आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है उनके पास से कुछ बैंक डिटेल और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो जब्त किए गए हैं उनके माध्यम से जो सूचनाएं बाहर आई है उस सूचनाओं के आधार पर और जो एटीएस ने पूछताछ की है उस पूछताछ के हवाले से ये खुलासा हुआ है। खुलासे में ये चीज भी सामने आई है कि सारे आरोपियों ने जिन हिट लिस्ट में जो 11 नाम है उन 11 नाम की रेकी भी की थी, यानी सुदर्शन न्यूज के मुख्यालय के बाहर भी इन आतंकियों ने रेकी की थी ताकि सुरेश चौहान के आने जाने के रास्ते और उनके रूटीन के बारे में पता किया जा सके। और ये एक गंभीर खुलासा है। इस गंभीर खुलासे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो है कुछ मेहमान होंगे। वेद भूषण जी हैं, रिटायर्ड एसीपी, वो हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा मेहताब उस्मानी है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और इसके अलावा अविनाश सिंह है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में रहेंगे। लेकिन पहले एक देखते हैं रिपोर्ट और जानने की कोशिश करते हैं कि एटीएस ने जो खुलासा किया है उनमें क्या है पूरा ये खुलासा, किन किन नामों पर और किन किन आधार पर एटीएस ने यह खुलासा किया है जो कि गुजरात की मीडिया में अभी सुर्खियां बटोर रहा है। गुजरात के धारवाड़ के किशन भाई की हत्या कोई आम हत्या नहीं थी। यह हत्याकांड गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए दिल्ली के मौलाना कमर गनी इस्लामी की हिट लिस्ट के तहत होने वाली हत्याओं में से एकमात्र कट्टरपंथी हत्या की वारदात थी। और अगर एटीएस पाकिस्तान के जिहादी संगठन तहरीके फरोग के भारत में मौजूद संपर्क मौलाना कमर गनी इस्लामी, उसका हथियार मुहैया कराने वाला कॉन्टैक्ट मौलाना मोहम्मद अयूब यूसुफ भाई जावरावाला और उसके शूटर शब्बीर और इम्तियाज और न जाने कौन कौन से शार्प शूटर, एक के बाद एक कई प्रभावशाली सनातनी ध्वजवाहकों की हत्या को तैयार बैठे थे। कुछ नाम जो एटीएस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए हैं वो हैं सुरेश चौहान के जी, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं वक्ता, महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर, दासना देवी मंदिर के महंत, प्रखर हिंदुत्ववादी वक्ता, जिहादी कट्टरपंथियों के विरोधी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, पूर्व में वसीम रिजवी, उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, कुरान के आयतों में बदलाव के पैरोकार, विवादित पुस्तक मोहम्मद के लेखक, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, पत्रकार, प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता, लव जिहाद, कट्टरपंथियों, मुस्लिम रिवाजों के मुखर आलोचक, आरएसएन सिंह, रिटायर्ड कर्नल, पूर्व रॉ अधिकारी और देश के जाने माने रक्षा विश्लेषक, टीवी शो में मोहम्मद पर बोलने पर हो चुके हैं इन पर केस, भारत को बताया है ग्लोबल जिहाद का शिकार, सीएए 370, राम मंदिर विरोधियों को देते हैं मुंह तोड़ जवाब, उपासना आर्या, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, हिंदुत्व की प्रबल समर्थक, कट्टरपंथियों और सनातनी द्रोहियों को देती है मुंह तोड़ जवाब, महेंद्र पाल, बीएस पटेल, पंकज शर्मा, राहुल शर्मा, राधेश्याम आचार्य, उपदेश राणा। फिलहाल इन सब का नाम सामने आया है और भी न जाने कितने सनातन के ध्वजवाहक इनके निशाने पर होंगे। कट्टरपंथियों के राह का रोड़ा, जिहादियों के विरुद्ध मुखर रहने वाले, देश के दुश्मनों के सीने पर मूंग दलने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने वाले, शिवाजी महाराज के हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करने में जुटे राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज सुरेश चौहान के जी
और अन्य राष्ट्रवादियों के कारण एकजुट होता हिंदू समाज पाकिस्तान को खटक रहा है। उनकी ये हत्यारी मानसिकता बता रही है कि इन सब के प्रयास से देश को, सनातन को और हिंदुत्व को मजबूती मिल रही है। तो ये मामला केवल किशन धंधुरका की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि हिंदूवादी और प्रखर राष्ट्रवाद की आवाज को बंद करने के लिए, उनको खामोश करने के लिए एक सुपारी दी गई थी। और इस सुपारी के पीछे कौन है, कौन से ऐसे संगठन है? हालांकि जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, इनका संबंध पाकिस्तान के एक संगठन से है। तहरीके इम्तियाज नाम का एक संगठन है, उससे इनका संबंध है। अब इसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर ये जो पाकिस्तान का संगठन है जिसने ये सुपारी दी थी, उसके पीछे और कौन कौन से लोग हैं। हमारे साथ मेहमान हैं, वो जुड़ चुके हैं। वेदभूषण जी हमारे साथ, रिटायर्ड एसीपी, आपका भी स्वागत है वेदभूषण जी। इसके अलावा मेहताब उस्मानी जी हैं, आपका भी स्वागत है मेहताब जी। और हमारे साथ अविनाश सिंह जी हैं, आपका भी अविनाश जी स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत वेदभूषण जी मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसा कि प्रोग्राम के पहले भी आपसे बात हो रही थी, ये जो खुलासा किया है गुजरात एटीएस ने, खासतौर पे जो किशन मर्डर केस है, किशन मर्डर केस के सिलसिले में जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ की गिरफ्तारी जो है उत्तर प्रदेश से हुई है, कुछ की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, कुछ जो है वो तेलंगाना और गुजरात से भी किसी की गिरफ्तारी हुई है। ये जो पूरा लिंक एक जोड़ा जा रहा है और जो बातचीत में सामने आई है, बड़े ही गंभीर खुलासे किए हैं। हालांकि गुजरात से जो मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसमें ये बातें साफ तौर पे कही गई है कि 11 नामों की रेकी की गई थी, जिसमें कि सुरेश चौहान के जी का नाम है, यति नरसिम्हानंद जी का नाम है, और जो वसीम रिजवी जो कि अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हैं उनका नाम था, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का नाम है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हिंदूवादी आवाज़ को प्रखरता से उठाते रहते हैं और राष्ट्रवाद की पत्रकारिता या राष्ट्रवाद की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। ऐसे नामों को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले ये जो एटीएस ने जो जांच किया है और एटीएस ने जांच में जो खुलासे किए हैं, क्या प्रोसेस होता है मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और इस तरह की चीज़ों से आपका वास्ता होता रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो खुलासे किए हैं, इस खुलासे को आप किस तरीके से लेते हैं? मुकेश जी, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो 11 नाम, जिनमें सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान का नाम भी उसमें एग्जिस्ट करता है, ये जो संगठन है जो अक्रॉस पाकिस्तान की तरफ से उनको तमाम मैसेजेस आते हैं, उनको इंस्टिगेट किया जाता है, उनको फाइनेंस किया जाता है, फंडिंग की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है फंडिंग करना। पाकिस्तान से आपको याद होगा जब दिल्ली के अंदर ही किसान आंदोलन हुआ था, लाल किले पर जिस तरह से गद्दारों ने आकर जिस तरह से झंडा फहराने की कोशिश की थी, हमारा अपमान करने की कोशिश की थी, उसमें सैकड़ों जो ट्विटर थे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा था जिनके बारे में हिंदुस्तान की तमाम एजेंसीज ने खुलासा किया था। हजारों की तादाद में ऐसे आदमी थे जो कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान को डीएस्टेबलाइज कराया जाए। और ये विचारधारा की लड़ाई है। हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है, पर कुछ ऐसी फासिस्ट ताकतें हैं जो हमेशा चाहती हैं कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसी चीजें आए जिससे कि एक वेमनिस्ट की भावना पैदा हो, और वो काफी हद तक कई बार कामयाब हो जाते हैं। कई बार हमारी एजेंसीज उनका मुंह तोड़ जवाब देती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन में उनको अरेस्ट करती हैं। अभी जो फिलहाल जो दिल्ली से भी एक मौलाना को पकड़ के जो एटीएस गुजरात के जो लेके गए हैं, तमाम उनकी इन्वेस्टिगेशन में चीज रिवील हो रही है। उनकी इंट्रोगेशन में बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि हम किन किन लोगों की रैकी कर रहे थे, किन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन गैदर की थी। उनके तमाम व्हाट्सएप ग्रुप खंगाले गए, उनकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया पर उनका जो एक ग्रुप बना हुआ था, किस तरह से किसको क्या अंजाम देना, तमाम की ड्यूटीज बताई गई थी। ऐसे ये कोई ऐसा नहीं था हवा हवाई था, बिल्कुल एक पूरी प्लानिंग के साथ था, और बिल्कुल उनका टारगेटेड बिल्कुल फिक्स था कि कौन लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो हिंदुओं की आवाज को उठाते हैं, हिंदू जो हमारी जो एक सभ्यता है, हमारी कल्चर है, उसकी बात करते हैं, उनको एलिमिनेट कर देंगे तो शायद हमारी दाल गल जाएगी। उनकी दाल गलेगी तो नहीं, पर हमारी जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, गुजरात पुलिस है, या तमाम जितनी भी रॉ और तमाम सीबीआई हैं, वो तमाम इन चीजों पर वाच रखते हैं कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनको कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, कैसे उनको सलाखों के जेल के पीछे भेजा जाए। जो किशन नाम के बारबार के जिसकी हत्या की गई, नृशंस हत्या, जिसको लेके तमाम चीजें सामने आई, जो उन्होंने केवल एक पोस्ट। बिल्कुल, और किशन की हत्या से पहले जो कमलेश तिवारी हत्याकांड को आज तक कोई नहीं भूला है, और उसी तर्ज पे और इसी आधार पे ये किशन की भी हत्या हुई है। और
किशन की हत्या से जुड़ा हुआ ये 11 नाम भी है जिनकी हत्या की साजिश जो है वो रची जा रही थी। और खासतौर पे 5 राज्यों में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव के दौरान इस तरीके की साजिश रची जा रही थी। ये भी खुलासा, ये भी जो हमारे सोर्स हैं, ये सोर्स हमारे ये भी बता रहे हैं कि गुजरात एटीएस ने जो इंट्रोगेशन किया है, इंट्रोगेशन को जो अंजाम दिया है, उसमें जो बातें सामने आई है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले वो इस तरीके की घटना को अंजाम देना चाहते थे ताकि समाज में तनाव बढ़े, सांप्रदायिक तनाव बढ़े और दंगे की सूरत बने, ताकि इसका पॉलिटिकल जो है माइलेज उठाया जा सके। अब पॉलिटिकल फायदा किस पार्टियों को होगा, किन लोगों को होगा, ये समझा जा सकता है। हमारे साथ उस्मानी जी हैं। उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके के लोग, जो मौलाना पकड़ा गया है दिल्ली से, जो मौलाना पकड़ा गया है गुजरात से, जिस मौलाना की गिरफ्तारी तेलंगाना से हुई है, उत्तर प्रदेश से हुई है, क्या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है? क्योंकि चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरीके का अभी माहौल है, खास तौर पे आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के दंगे का माहौल है, इस बीच में ये खुलासा होना कि प्रखर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने वाले लोगों के खिलाफ सुपारी निकाली गई थी और उनके खिलाफ जो है रेकी की गई थी और उनको मारने की सुपारी दी गई थी ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के लोग आपके समाज में हैं और आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को पर्दाफाश ऐसे लोगों का किया जाए, उन्हें सामने लाया जाए? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कहना तो सही नहीं है कि मेरे समाज में, ये सारे समाज में, हिंदुस्तान में जितने भी समाज है ना, वो किसी भी धर्म का हो, चाहे अपराधी हर समाज में है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि देखिए, इलेक्शन का दौर है 5 राज्यों में और इस तरीके के ये वाले एजेंडे अभी आते रहेंगे आगे भी। अभी एनआईए ने की है जांच। ये सिर्फ एजेंडा, उस्मानी, मेहताब उस्मानी, आप सिर्फ एजेंडा क्यों कहते हैं? आप सिर्फ इसको एजेंडा क्यों कहते हैं? किशन की तो हत्या हो गई ना, किशन की हत्या हो गई, किशन की हत्या हो गई है। अगर उसकी हत्या हुई है तो इसमें इनका नाम कहां से आ गया? जो आपने लिस्ट बताई है कि सुरेश चौहान जी को और बाकी लोगों ये को लिस्ट, मारने की ये लिस्ट अगर आप ये गुजरात मिरर में छपी हुई रिपोर्ट है और बहुत सारे टेलीविजन चैनल, गुजरात चैनल में आप जाएंगे तो वहां पर ये सारी खबरें पूरी मीडिया में है। और अगर आपको नहीं पता है, हालांकि वो सच है, ये एटीएस की खबर, गुजरात एटीएस, ये गुजरात एटीएस की रिपोर्ट है उस्मानी, ये गुजरात एटीएस की रिपोर्ट है। गुजरात में सरकार आपकी है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एटीएस देगी रिपोर्ट, वहां की कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो अखबार में छपेगा वो सच नहीं होगा, ये डिपेंड करता कोर्ट के ऊपर। पहले मामला की छानबीन होने दीजिए। हमारी सुरक्षा एजेंसी इतनी सक्षम है कि कोई भी बाहर का आके हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए सक्षम है हमारी नहीं, इसके लिए बाहर का आके क्यों कर सकता है? इसके लिए आप जैसे लोग देश के भीतर ही है ना, उनको बाहर से लोग लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और किशन की हत्या में जो लोग गिरफ्तार हुए वो यहीं के थे और स्लीपर सेल के थे, ये बात भी गुजरात एटीएस बता रही है। बाहर से लोगों को आने की जरूरत नहीं है, आप जैसे लोग यहाँ बैठ करके उनको संरक्षण दे रहे हैं ना। संरक्षण देने वाली बात ही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं हमारी सुरक्षा एजेंसी इस चीज के लिए सक्षम है कि कोई भी बाहर का आदमी आके यहाँ कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। अब मैं भी उसी का जवाब दे रहा हूँ कि बाहर से आदमी को आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप जैसे लोग बैठे हुए हैं। तो फिर आप जब यहाँ के लोगों पे इल्जाम लगाते तो उसको पाकिस्तान से क्यों जोड़ रहे हो? छोड़ो ना, यहाँ के लोगों का इल्जाम लगाओ, यहाँ के लोगों पे जांच बैठाइए। आप अभी पाकिस्तान के इशारे पे आतंकवादी संगठन जो कि सीमा पार से हो रहे हैं ऑपरेट, वो आप लोगों के कंधों पे बंदूक रख करके ही तो चला रहे हैं, ताकि आप जिस तरीके से उनका बचाव कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ जिस तरीके से आप बचाव कर रहे हैं, आखिर बताइए ना, जो गिरफ्तार सारे लोग हैं वो मुसलमान ही क्यों है? आप कह रहे हैं कि सब समाज के लोग, केवल आप ही के समाज के लोग क्यों हैं? सारे जो गिरफ्तारियां हुई है सभी मुसलमान ही क्यों हैं? अभी कश्मीर में 40 सैनिक मरे थे बम विस्फोट में, वो मुसलमान थे उसमें? आज तक पता ही नहीं चला किसने मारे, बस आपने बोल दिया कि पाकिस्तान का हाथ था। ये बताओ ना किसका हाथ था, कहां से आतंकवादी आए, कहां से आरडीएक्स आई, कहां से वो गाड़ी आई, आज तक पता नहीं चला। उसमें तो कोई मुसलमान शामिल नहीं था, उसमें तो एक एसीपी पकड़ा गया था, आज तक उस पर जांच नहीं हुई। मेहताब उस्मानी, यही बड़ा गंभीर मसला है, यही गंभीर मसला है। और जब आप लोग देश के भीतर में बैठे लोग इस तरीके से प्रोटेक्ट करने लगते हैं आतंकवादियों को, तभी ये मसला और भी गंभीर बनता है। हमारे साथ अविनाश अविनाश सिंह जी मौजूद है। औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान में कुछ करा सके, पाकिस्तान की भी इतनी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान में कुछ करा सके। बाहर से कोई नहीं करा सकता, बाहर से कोई नहीं करा सकता, सबको पता है, लेकिन भीतर बैठे लोगों से कैसे बचा जाए? अविनाश जी, भीतर बैठे लोगों से कैसे बचा
जाए। गुजरात एटीएस ने जो अभी खुलासे किए हैं, जो खुलासा और भी आएंगे, अभी तो पहली जो ये रिपोर्ट जो आई है उसमें है, और भी अभी तो इंट्रोगेशन चल रहा है। 14 फरवरी तक पुलिस की हिरासत में ये सारे लोग हैं और ये जांच जो है, ये पूछताछ 14 फरवरी तक चलेगी और भी नई नई चीजें जो है वो सामने आने वाली है अभी। लेकिन अभी जो चीजें सामने आई हैं अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि हिंदुओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, राष्ट्रवाद की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, या 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं इस चुनाव को प्रभावित करने की और दंगा कराने की साजिश थी? मुकेश जी नमस्कार, आपके सारे पैनलिस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं। वेद भूषण जी को नमस्कार। देखिए मुकेश जी, हमने और आपने कम से कम न्यूज रूम में इस बात को बहुत खुल के डिस्कस किया है कि ये क्रम इसमें एक क्रम आप देखेंगे। ये चीज बंगाल से शुरू हुआ, उसके बाद ये फैलता फैलता अब यूपी में गया है, कश्मीर में भी कभी न कभी रहा है, और ये अब गुजरात से दिल्ली तक आ रहा है। आप देखिए ये सारे लोग जो है ये सब मिले हुए लोग। मेहताब जी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत खुल के कहा कि गुजरात में तो आपकी सरकार है। ये ना देश को अपना मानते हैं ना सरकार को अपना मानते हैं। ये खुल के कह रहे हैं कि गुजरात में तो आपकी सरकार है, मतलब इनकी सरकार नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं मेहताब जी के स्वर से स्वर मिलाता हूँ। ये हमें पाकिस्तान को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में है वो तो पाकिस्तान परस्त है। आप इमरान खान के वक्तव्य को देख लीजिए और राहुल गांधी के वक्तव्य को देख लीजिए, दोनों बराबर है। आप टीपू के वक्तव्य को देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी का वक्तव्य देख लीजिए, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टेररिस्ट का वक्तव्य देख लीजिए, वो भी आपको बराबर नजर आएगा। तो आप बंगाल के चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, ऑनरेबल ममता बनर्जी को और उनके समर्थक को, और आप टेररिस्ट को सुनिए, उनके भी वक्तव्य एक जैसे, हम यहाँ 3 पाकिस्तान बना देंगे, 4 पाकिस्तान बना देंगे। तो ये कत्ल करना इनके लिए आम बात है। इनका जो सबसे मजबूत किताब जो है, जो कुरान है, जो हदीस है, उसमें ये बातें नहीं थे लिखी हुई है। अगर ये कहते हैं कि आपने पढ़ी है सर, बुरे लोग होते आपने पढ़ी है वो बातें, बहुत खुले तौर पे ये बोलना चाहूंगा कि समाज में बुरे लोग हो सकते हैं, पर आपका धर्म बुरा है। आपके धर्म के अंदर की जो पढ़ाई है, जो लोगों को उग्र बनाती है, उसमें बुराई ढूंढिए। और ये जो 26 आयतें जिनको हटाने की बात जो पुराने तथाकथित रिजवी साहब जो आज के डेट में त्यागी जी है, वो जब करते थे, ये सारे लोग उनके नाम के खिलाफ फतवा निकालते थे। आप बताइए मुकेश जी, कौन सा ऐसा सभ्य समाज है? बिल्कुल फतवा निकालते, फतवा आज भी उनके ऊपर में है। और ये जो रेकी की गई है और ये जो रिपोर्ट आई है अविनाश जी, ये भी उसी से रिलेटेड है। हमारे पास वक्त अभी छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा जारी रखेंगे, फिर से अविनाश जी के पास जाएंगे और वो जो बात कर रहे थे तो उसको कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, वापस चलेंगे अविनाश जी के पास। अविनाश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जब उस्मानी जी से आपके उठाए सवाल का जवाब उस्मानी जी से लेंगे। जी अविनाश जी। मुकेश जी, जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो आपने मुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, और उस सवाल को मैं क्रमबद्ध तरीके से बताना चाहता हूँ। ये जो हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान परस्त लोग नहीं है, ये बिल्कुल ही इस देश में एक देशद्रोही के नाते, स्लीपर सेल के नाते ये रह रहे हैं। इनको पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण है। कौन है ये रोहिंग्या? किसने इनका साथ दिया? आप कांग्रेस की राजनीति को देखिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को देखिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को देखिए, और आप क्रमवार आप समझ जाएंगे कि 2022 में आज जो हमारे संपादक जी को जो थ्रेट मिल रहा है, जो कुलश्रेष्ठ साहब को जो थ्रेट मिल रहा है, ये बहुत ही आम बात आज के समय लग रहा है मुकेश जी। वो दिन दूर नहीं जो 6 महीने के बाद आपको और हम जैसे आम आदमी को भी ये थ्रेट देंगे। बिल्कुल, क्योंकि इनके पढ़ाई में ये बात सिखाई गई। काफिर होना, काफिर का सर काटना इनके पढ़ाई में है। इनको बचपन से ये बात सिखाई जाती है। ये जो मुस्लिम स्कॉलर है ये आपको बता सकते हैं, ये अपने बच्चों को ही सिखाते हैं कि भैया जब बड़े होना तो तुम काफिर को पहचानो और काफिर का सर काटो। तो इनके पढ़ाई में ही है, हदीस ही सिखाता है इनको। तो इनका कहना बिल्कुल जायज बात है कि हर समाज में बुरे लोग हैं, पर किसी भी समाज में सामाजिक रूप से बुराई को सिखाने वाला सिर्फ और सिर्फ एकमात्र धर्म है, वो है इस्लाम, इस्लाम और इस्लाम। बिल्कुल। आफ्ताब जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? सर अब मुझे तो ऐसे लोगों की मानसिकता पे हंसी आती है जिन्होंने कुरान का क्या नहीं पता और कहते कुरान में ये लिखा है। अब मैं मान लीजिए कुरान का क्या हो सकता है अविनाश जी को नहीं पता हो, लेकिन देश है जहाँ पे आपस में लड़ाई नहीं हो रही है। मेहताब साहब, हंसी आती है अगर मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुरान को मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है। आपकी पढ़ाई में देख रहा हूँ, आपके बाल बच्चों की पढ़ाई में देख रहा हूँ।
अगर मैं गलती से बात कर पूरी लूंगा तो करने मैं दो। भी वही बन जाऊंगा मेहताब जो आप साहब, करते हैं। मेहताब पूरी साहब, करने हो दो। सकता है अविनाश जी को कुरान कुरान अरे का सर, कौ नहीं पता हो, लेकिन जिनको कुरान का कौ नहीं, कुरान की पूरी जानकारी हमें थी, बताया। उनके साथ भी हम लोगों ने एक सीरीज चलाई थी। अरे सर, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने जो 26 आयतों जिन पे आपत्ति जताई थी, उसको चैलेंज करते हुए हमारे यहाँ बिंदास बॉल में पूरी सीरीज गई थी, लेकिन आपकी तरफ से किसी ने भी, आपने भी उसको आपने भी काट नहीं पाए थे, आप भी जवाब नहीं दे पाए थे। ये बात तो सच पूरी है तो ना, होने, आप भी जवाब नहीं दे पाए थे। आप बात तो पूरी होने दो मेरी, बीच में मत बोलो एक बार, ठीक मुझे है, आप, मैंने मौका ठीक है, दिया, आप ठीक है, मुझे भी दो ना बोलने का। बात पूरी कर लीजिए। देखिए, ये लोग, इनका बस एक ही नारा है कि कुरान में लिखा है कत्ल करना। मैं कहता हूं अगर कुरान में ये शब्द लिखा हो ना, मैं आज ही इस्लाम छोड़ दूंगा, डूब मरूंगा इनके सामने खड़ा होके। अगर ये एक शब्द भी दिखा दे कि कुरान में काफिर का कत्ल करना लिखा है, डूब पे मर जाऊंगा। अगर ये बोलते हैं तो इस्लाम छोड़ दूंगा, तो अगर कहीं लिखा हो ये बात। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को आप किस बात का फतवा जारी कर रहे हैं? वो अभी तो यही बात कर रहे हैं, यही तो वो चैलेंज कर रहे थे आप लोगों नहीं को। पढ़ते हैं मौलाना साहब। यही इसी बात का तो चैलेंज कर रहे थे। जो 26 आयतें हैं जो बाद में जोड़ी गई थी, वो तो कह रहे हैं कि बाद में जोड़ी गई थी, मूल कुरान में ये नहीं है, लेकिन आप उसी कुरान को पढ़ा रहे हैं सारे मदरसों में, सारे बच्चों को वही पढ़ा करके आप आतंकवादी बना रहे हैं। अगर वो नहीं है तो आप उसको कबूल तो कीजिए, उस कुरान को, जिस कुरान को जितेंद्र नारायण सिंह ने लिखा, त्यागी जी ने लिखा, जो वसीम रिजवी साहब ने जो लिखा था जिस कुरान को, उस कुरान को एक्सेप्ट कीजिए आप। ना, मैं बता रहा हूँ ना, जो जितेंद्र नारायण त्यागी ने 26 आयतों की बात करी है ना, जितेंद्र नारायण त्यागी को उन 26 आयतों में से मैंने 10 बार पूछा हर चैनल पे, उसको 2 आयत भी याद नहीं की, जिसकी वो डेफिनेशन समझा रहा था ना बैठ के, उसको 2 आयत भी याद नहीं की। और जिन 26 आयतों की बात करता है, जो है ना, आप पीछे मत कीजिए। जब हमने हर एक आयतों को दिखाया था स्क्रीन पे, हर एक आयत का ट्रांसलेशन दिखाया था, हर एक आयत के बारे में पूरी जानकारी दी थी, और तभी आप लोगों में से कोई भी स्कॉलर जो है, कोई भी जो अभी आप अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं, कोई भी स्कॉलर आकर के उसका जवाब नहीं दे पाया था, किसी भी तरीके से नहीं दे पाया था। खैर छोड़िए, ये एक दूसरी बहस हो जाएगी। बहस आज कुछ और हो रही है कि छोड़ देता हूं अभी। पहले बस मैं एक लास्ट बात बोलता हूं कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसी ताकत नहीं हुई कुरान में से आयतें हटा दे। बस ये फाइनल जवाब है आपकी बात का, पिछली का। अब आगे की बात है जो ये बोल रहे थे अभी आपके कि उस कुरान में लिखा है कत्ल कर दो, ये कर दो। अरे भाई, आपको वो नहीं देखा जो मंचों पे खड़े होकर कहते हैं कि 10 लाख मुसलमान का कत्ल कर दो तब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, 50 लाख मुसलमान कत्ल कर दो तब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। उसके लिए आपका क्या विचार है? वो तो मुसलमान नहीं है, भगवा पहनते हैं, वो कौन है भाई? उसके लिए जो विचार है वो जग जाहिर है। फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो वापस एसीपी वेद जी के पास जाएंगे, रिटायर्ड एसीपी वेद जी के पास जाएंगे और उनसे हम कुछ एटीएस के खुलासे के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वापस अपने मेहमानों के पास चलेंगे और ब्रेक के बाद मैं वेद भूषण जी, मैं आपके पास आपसे एक सवाल है। ये हालांकि ये हमारे तीनों जो मेहमान हैं, तीनों से ये सवाल है। वेद भूषण जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा कि एक चार्ली हेब्दो एक कार्टून बनाते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। कमलेश तिवारी एक बयान देते हैं कट्टरपंथियों के खिलाफ और उनकी हत्या हो जाती है। आकाश पोस्ट डालता है फेसबुक पे और उसकी हत्या हो जाती है। और उसके इस बीच जो इंट्रोगेशन चलता है, 11 लोगों की हिट लिस्ट बनाई गई है और उनको मारने की साजिश की जा रही है, एक एक करके उनको भी एलिमिनेट करने की बात जो एटीएस ने कहा है कि इन 11 लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा। इस तरीके की चर्चा चल रही थी ग्रुप में और जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स मिले हैं उस गजेट्स में इस तरीके का खुलासा किया गया है। जो लोग स्लीपर सेल हैं जिन्होंने आकाश को गोली मारी और जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, एसीपी साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो तो ठीक है, उनकी पहचान पुलिस उसने पकड़ रही है, लेकिन हमारे समाज में जो सामने में बैठ करके, चाहे मेहताब उस्मानी हो, चाहे मेहताब उस्मानी ऐसे दूसरे जो लोग हैं जो इस तरीके के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं अपनी बात से, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी वकालत से, अदालत में उनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्या आपको लगता है कि वैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वैसे लोगों के खिलाफ भी कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज से बेदखल करना चाहिए? मुकेश जी, अभी मेहताब उस्मानी जी बता रहे थे किसी एसीपी साहब का जो इन्वॉल्व पाए गए हैं, वो उनकी जानकारी के लिए बताऊं, वो आज भी जेल के अंदर है। वो अरेस्ट हो चुके थे उसी टाइम पर, आज भी वो जेल के अंदर है, उनकी बेल नहीं हुई है। अभी जो जिक्र चल रहा था जिस चीज का, पुलिस एक जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, वो अपने तक इन्वेस्टिगेशन नहीं रखती, उसकी सारी जिम्मेदारी अदालत के प्रति होती है। उसको जो भी साक्ष्य उसने इकट्ठे किए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जिम्मेदारी के साथ कोर्ट में, अदालत में पेश करने होते हैं। पुलिस कोई चंदा मामा की कहानियां
या कोई और स्टोरी राइटर नहीं होती कि वो स्टोरी में 11 आदमियों के नाम अचानक ले आए। ऐसा तो किसी का भी नाम ला सकते थे, किसी अमेरिकन का नाम ला सकते थे। तो बिल्कुल। इसके पीछे ऐसा नहीं है, कोई तमाम चीजें एविडेंस के साथ होती हैं। उसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, मैं उस्मानी जी की इस बात से एग्री करता हूं कि किसी भी ग्रंथ के अंदर, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का ग्रंथ हो, किसी को मारने की बात नहीं लिखी। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। साउथ के अंदर अभी जो हिजाब को लेकर जो हंगामा हो रहा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुस्लिम है और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुझे कहते लगता है हैं कि किसी कहीं भी हमारे लिटरेचर में कहीं ये नहीं लिखा। मुझे लगता है मेहताब उस्मानी जी, शायद आपकी तरफ से कुछ आवाज आ रही है आपके ऑडियो से। जी जी, वेदभूषण जी। कोई हिजाब का कहीं जिक्र नहीं है, उसमें केवल ये लिखा है कि हिजाब का कोई इस तरह का, केवल औरत को अपने जिस्म को ढकना है, किस ढंग से ढकना है उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं बिल्कुल उस्मानी जी की बात से एग्री करता हूं। और मेरे जो दोस्त जिन्होंने मुझे बात बताई थी, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से बताई थी कि पूरे कहीं भी हमारे जो मुस्लिम लिटरेचर है उसके अंदर कहीं हिजाब या बुर्के का कहीं जिक्र नहीं। केवल ये है कि औरतें जो भी होंगी वो अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से ढकेंगी। ये नहीं कि आप हिजाब पहन ले, कोई कल को पंडित का लड़का धोती पहन के स्कूल में जाए और पादरी का लड़का एप्रन लगाकर स्कूल में जाए तो स्कूल ठीक तो है, खत्म हो जाएगा। अगर ये किताब, धार्मिक पुस्तक कुरान में नहीं लिखी हुई है तो फिर इतनी कट्टरता से इसका पालन क्यों किया जा रहा है? मौलाना जी, जब ये जरूरत नहीं है तो फिर इसे हटाया, इसमें संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा है? मुकेश यही तो मुकेश जी डिस्कशन कर रहे हैं। जो मौलाना उठ खड़े हुए, जो ठेकेदार बने हुए, इस्लाम के बने हुए, जिस तरह से आप जिस पर डिस्कस कर रहे हैं, ये इसी तरह के मौलानाओं के दिमाग की उपज तो है कि हिंदुओं को एलिमिनेट कर दो, इसको मुस्लिम स्टेट बना दो। ये इन मौलानाओं की देन है। कहीं इस्लाम के किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि इस तरह से जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं कहीं मेंशन नहीं है। यदि कहीं मेंशन है तो मुझे बता दें कि कहीं नहीं लिखा। ये इस तरह के लोगों की उपज है, पाकिस्तान से आ रही है या जो हमारे अंदर बैठे हुए वो इनको भड़काने पे लगे हुए हैं कि ये देखो हमारे इस्लाम में ये, जबकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। उस्मानी जी की बात से, इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। तो इसलिए तो पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है, ऐसे मौलानाओं को जेल भेज रही है, जिससे कि हिंदुस्तान में शांति रह सके और अमन कानून का जो सिस्टम। लेकिन मेरा जो सवाल था वेदभूषण जी, मेरा जो सवाल था, जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जो गुजरात ATS जिन आतंकियों को पकड़ के पूछताछ कर रही है और पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, उन आतंकियों को प्रोटेक्ट करना, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास भी तो कोई सबूत नहीं है। वो सिर्फ एक सामान्य मजहब को मानने वाले हैं, जिस मजहब को आप मानते हैं उसी मजहब को वो भी मानते हैं, इसीलिए आप उसके पक्ष में खड़े हैं। आप ये नहीं देखते कि उन्होंने क्या किया है? हाँ बिल्कुल, उनके खिलाफ एक्शन, तभी तो पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है। उनके खिलाफ एविडेंस है, उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और जिस तरह की चीजें ला रहे हैं, इस तरह के सीरियस ऑफेंस नहीं। ये जो जिस तरह 11 आदमियों को एलिमिनेट करने की बात की जा रही है, जिसमें सुरेश चौहान जी भी हैं, बाकी और तमाम हिंदू जो हमारे लीडर्स हैं वो भी हैं, तो इस तरह के मौलाना ही तो भड़काने का काम। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। आखिरी कमेंट मैं चाहूंगा अविनाश जी आपसे कि जो लोग समाज में रह करके, सामने रह करके ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मुकेश जी दो टूक जवाब ये है कि रिटायर्ड ACP साहब ये कह रहे हैं कि इस इस्लाम को हमें समझना पड़ेगा, अल्लाह का इस्लाम अलग है और मुल्ला का इस्लाम अलग है। तो ये जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, ये मुल्ला का इस्लाम हमें पढ़ाते हैं और यही मुल्ला का इस्लाम है वो टेररिस्ट बनाता है। जहां तक आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वो तो हमारे लॉ का पार्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो क्राइम का जो IPC कहता है कि क्राइम हुआ भी अगर है, और हम जानते हैं, जो हम कसाब को 7 साल 8 साल तक हम उसको मुहैया करा सकते हैं खाना पीना और लीगल सर्विसेज, तो ये तो अभी शुरुआत हुई है। पर ये आपका कहना बिल्कुल जायज है कि मुस्लिम में खास करके इस तरह के जो स्कॉलर होते हैं वो बौद्धिक उनको संरक्षण देते हैं और इस बौद्धिक संरक्षण की वजह से इनमें अलगाववाद पैदा होता है, काफिर का सोच पैदा होता है और कत्लेआम शुरू होता है। जी आफ्ताब जी, आखिरी कमेंट। आवाज आ रही है आपको? जी, जो स्टेज पे चढ़ के कत्लेआम की बात करते हैं ना, और जो उनका डिफेंड करते हैं, जैसे ये हिंदू स्कॉलर बैठे हैं आपके, ऐसों को भी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वे तो खुलेआम कत्लेआम की बात कर रहे हैं कि भाई 50 लोगों को मारो। देखिए, अफजल गुरु के फांसी को रुकवाने के लिए जिन सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी या जिन बुद्धिजीवियों ने चिट्ठी लिखा था, सुप्रीम कोर्ट खुलवाई थी, मेरा तो कहना है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया, जब कोर्ट ने सारी चीज़ों को देख करके फांसी सुनाई थी, तो फिर उसको रुकवाने के लिए ये लोग सामने क्यों आए? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे चर्चा अगर हो तो लगातार चलती रहे, लंबी चलती रहे, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है।
आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बातें आपने रखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और हमारे साथ अपनी बात की। लेकिन गुजरात एटीएस ने जो खुलासा किया है काफ़ी गंभीर मसला है और जिस तरीके से सुरेश चौहान जी की सुरक्षा को लेकर के गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और रेकी कर लिया गया है, इस तरीके के खुलासे हुए हैं। और सुरेश चौहान के अतिरिक्त करीब 11 ऐसे लोग हैं, यति नरसिम्हानंद, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, इन सब की सुरक्षा पे खतरा बना हुआ है। और जब तक सरकार की तरफ से इनकी सुरक्षा पुख्ता नहीं कर दी जाती है तब तक ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।